हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 मैक्रो इकोनॉमिक्स मनी वन शॉट। एक तो स्टूडेंट ने जो है वो कमेंट्स में लिखा था कि सर हमें 5th एंड 6th चैप्टर का वन शॉट चाहिए, तो मैंने ये इसीलिए वीडियो बनाया है। थैंक्स फॉर शेयरिंग माय चैनल। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद आपका कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन मींस की व्हाई मनी इंट्रोड्यूस्ड। तो अब देखो व्हाई मनी इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज वेरी कॉमन टू अंडरस्टैंड। ये जो है वो 10th अगर सीबीएसई में आपने किया है तो आपको पता है कि 3rd चैप्टर में इकोनॉमिक्स में आता था कि भाई बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम के चलते बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। ओके, कि भाई डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, यूनिट ऑफ वैल्यू जो है वो काउंट करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, सर्च कॉस्ट था, ये था वो था। ओके, बहुत सारे दिक्कतें आती थी। दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डीप। लेकिन ये इंट्रोड्यूस मनी जो है वो किया, लेकिन उसके बाद जो फॉर्म्स ऑफ मनी जो चेंज हुआ, मींस की सबसे पहले गोल्ड, उसके बाद सिल्वर कॉइंस, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन साथ में। देन आफ्टर जो है वो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन जो है वो कैंसिल किए, इट वाज डिस्कार्डेड। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ा ब्रीफ में थोड़ा हिस्ट्री में आपको दे देता हूं कि सबसे पहले सोने चांदी के सिक्के जो है वो डिमोनेटाइजेशन मींस की डिस्कार्ड किसने किया था? तो एक था मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने जो है वो सबसे पहले सोने चांदी के सिक्के जो है वो कैंसिल करके तांबे पीतल के सिक्के जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे। ओके, हिस्ट्री में। अब इसके साथ जो है क्यों ऐसा हुआ, ये इंट्रोड्यूस करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? क्योंकि फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच में डिफरेंस था। ओके, तो फेस वैल्यू क्या है और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू मींस कि अगर से फॉर एग्जांपल 200 रुपए का नोट, ₹200 नोट, जो नोट के ऊपर जो लिखा है 200 रुपया, ओके, तो उसको फेस वैल्यू कहते हैं। समझ में आया? यहां पे देखो, ये मेरे पास अभी 50 का नोट है। ओके, तो 50 के 100 का नोट निकला। ओके, तो ये 100 का नोट है। ओके, तो यहां पे जो वैल्यू लिखा है 100। ओके, ये 100 जो है 100 दैट इज फेस वैल्यू। 100, 20, 50 जो भी नोट के ऊपर डिपिक्ट होता है दैट इज फेस वैल्यू। और इसको प्रोड्यूस करने का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 100 रुपया बनाने का जो खर्चा है दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। अब आपको लिखना क्या है? फेस वैल्यू इज द वैल्यू which depicts on the currency ₹100, ₹200, ₹500, ₹50, ₹20, ₹10. That particular value helps us to make the exchange, to make the transaction. That particular value is known as face value. And intrinsic value is the value incurred in monetary terms to produce that particular currency. Say for example, to produce 100 rupees of note, whatever the cost incurred, that cost is known as intrinsic value. तो 100 रुपया जो है वो छापने का जो खर्चा है वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। समझ में? अगर 100 रुपया छापने का खर्चा सरकार को 12 रुपया आता है तो वो हुआ इंट्रिंसिक वैल्यू। इज दैट क्लियर?
अब यहां पे मैंने ये कॉन्सेप्ट अभी अभी क्यों एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि शुरू से जो है ये समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिस इज ओनली द रीजन ऑफ चेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ करेंसी। तो पहले जो है वो सोने चांदी के सिक्के थे, उसके बाद तांबे पीतल के सिक्के जो इंट्रोड्यूस किए, क्यों किए मोहम्मद तुगलक ने, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू एंड फेस वैल्यू में दोनों में मिसमैच होता है। देयर इज मिसमैच बिटवीन intrinsic value and face value means what, कि intrinsic value जो है वो हमेशा कम होना चाहिए face value से। 10 रुपए का नोट जो है वो 10 रुपए का नोट बनाने का खर्चा जो है वो छापने का खर्चा अगर सरकार को 15 रुपया होता है तो 10 का नोट छापेगी नहीं छापेगी, समझ में आया? सरकार को नहीं परवड़ेगा। मेन ऑब्जेक्टिव आरबीआई इज नॉट टू मेक प्रॉफिट, इज दैट क्लियर? तो इसका मीनिंग तो ये नहीं ना कि लॉस करे, इज दैट क्लियर? तो वैसा ही वहां पे था, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स जो है वो जो छापते थे कोई भी पर्टिकुलर राजा, as the passage of time the human civilization developed, immediately what happened कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से एक्सचेंज में ज्यादा पैसा रिक्वायर्ड होने लगा, और वो ज्यादा पैसा रिक्वायर्ड होने से क्या हुआ कि ये जो मेटल जो है उसका डिमांड इंक्रीज हुआ, और वो डिमांड के चलते ज्यादा पैसा छापना पड़ा, लेकिन मेटल का कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होने की वजह से इंट्रिंसिक वैल्यू एंड फेस वैल्यू में दोनों में डिफरेंस आया। मींस कि इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होने लगा फेस वैल्यू से, इज दैट क्लियर? जिसके चलते क्या हुआ, जो भी राजा है जिसने अपने आइडेंटिटी के सिक्के छापे थे, से फॉर एग्जांपल दिल्ली में अकबर का राज चलता है, राजस्थान मेवाड़ के तरफ जो है वो महाराणा प्रताप का राज चलता है, तो वहां के जो उनके जो सिक्के तो उसमें उनका स्टेप, उनका नाम वगैरह मोहर लगाई जाती थी। अकबर के जो है वो तो वहां पे जो है वो अकबर का जो वगैरह का उनका जो है वो मोहर लगाया जाता था। ओके, तो अपना आइडेंटिटी जो है वो देने के लिए अब सबको जो है वो कैसे परवड़ेगा? तो लाइकवाइज द फॉर्म ऑफ करेंसी चेंज, इसी के चलते जो तांबे पीतल से भी ये वो ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन होने लगा, तो पॉपुलेशन फिर से इंक्रीज हुआ, तो वो इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, तांबे पीतल के प्राइस भी इंक्रीज हो गए, कॉपर एंड जिंक, and because of that reason paper money introduced, is that clear? So ये face value and intrinsic value का difference जो है वो आपको यहाँ पे मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ मनी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिए सिर्फ इंट्रोडक्शन में। अब मीनिंग ऑफ मनी से पहले इवोल्यूशन ऑफ मनी में कमोडिटी मनी, सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ मनी में अब चैप्टर में जाते हैं, तो कमोडिटी मनी सबसे पहले। तो कमोडिटी मनी क्या है? इन एनी पर्टिकुलर रीजन टू एक्सचेंज द गुड्स, जब बार्टर सिस्टम था, ओके, तब क्या करते थे कि बार्टर के साथ साथ इन सम पर्टिकुलर रीजन दे यूज्ड टू कीप सम पर्टिकुलर सिलेक्टेड कमोडिटी इन द फॉर्म ऑफ मनी। समझ में आया? कि जहां पे से फॉर एग्जांपल काव का सप्लाई ज्यादा है तो वहां पे काव एक्सचेंज में यूज करते थे, सी सेल्स, पर्ल्स वगैरह जो है वो जहां पे जो है वो अमूल्य चीज जो कहलाती जाती थी, बहुत ही अच्छी जो है वो मानी जाती थी, और सप्लाई जिनका ज्यादा था उसको जो वो एक्सचेंज के फॉर्म में यूज करते थे। और सबसे खास बात की अगर वो जो है वो सबसे ज्यादा किसी के पास क्वांटिटी में है, मींस he or she can exchange any particular commodity from the market, is that clear? तो कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज मींस के बार्टर सिस्टम जो है वो इस तरह के ट्रांजैक्शन जो है वो होते थे कमोडिटी मनी में। देन आफ्टर मेटालिक मनी, तो मेटालिक मनी का अभी हमने डिस्कस किया।
फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू के फॉर्म में। ओके, उसके बाद जो वो जब पैसा जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, एट दैट टाइम गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स जो है वो शुरू में इंट्रोड्यूस किए। समझ में आया? Which is more convenient to each and everyone in those days, जिससे जो है वो एक्सचेंज इजी हो गया, लोगों का जो है वो टाइम बचता था, सर्च कॉस्ट, ट्रेडिंग कॉस्ट वगैरह जो है उसमें। अनदर थिंग इज व्हाट की मैक्सिमम वैल्यू का चीज, लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू का चीज जो है उस हिसाब से जो है वो मनी इंट्रोड्यूस हुआ था। अब मेरा यहाँ पे एक पॉइंट है, मैं आपको समझाया जाता हूं कि मेटालिक मनी जो है वो आज जो है वो पॉसिबल क्यों नहीं है। से फॉर एग्जांपल सरकार जो है वो 1 लाख रुपए का गोल्ड कॉइन इश्यू करे, 1 लाख रुपीस का गोल्ड कॉइन इश्यू करे, तो वो पॉसिबल है? आप पॉज करके सोचो और उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हो। आपका एक थिंकिंग कैपेसिटी। 1 लाख रुपए का गोल्ड अगर सरकार इश्यू करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे, अगर किसी को भी आप पूछते हो तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे हाँ ख्याल तो अच्छा है, क्यों? तो वो बिल्डर लॉबी और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनके बीच में ही ये पैसा जो है वो सर्कुलेट होता रहेगा। अगर से फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी 10 लाख रुपया है तो 1-1 लाख रुपए के 10 सिक्के जो है मैंने 5 सिक्के इस जेब में रखे, 5 सिक्के इस जेब में रखे, ओके, तो 10 लाख रुपए मैं लेके कहीं पे भी घूम सकता हूं। तो इट इज वेरी इजी एंड कन्वीनियंट टू कीप दिस मच ऑफ कैश विथ मी। वो पेपर नोट में वो पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? और 1 लाख रुपए का गोल्ड कॉइन होगा तो इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिल्डर लॉबी के बीच में ही सर्कुलेट होगा और किसी के बीच में तो सर्कुलेट होगा नहीं, तो उनको भी कन्वीनियंट होगा ज्यादा से ज्यादा पेमेंट इधर उधर करने में। ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? दोनों चीज कि अगर से फॉर एग्जांपल सरकार ने ये इश्यू किया तो दोनों तरफ से सरकार को लॉस होगा। एक चीज, गोल्ड का प्राइस जो वो फ्लक्चुएट होता है। इन दिस फ्लक्चुएशन अगेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक वैल्यू एंड फेस वैल्यू। 1 लाख रुपया जो है इसका फेस वैल्यू होगा, तो 1 लाख रुपए के फेस वैल्यू के हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू इसका कम होना चाहिए। मींस कि 80,000 या 90,000 में जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो सरकार को तब पड़ेगा जब ये 50,000 से कम प्राइस पे जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाए। समझ में आया? 50 या 30,000 में, तो मैं तो 30,000 भी ज्यादा बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि कितने अमाउंट में छापने पड़ेंगे। जस्ट इमेजिन कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग करेंसी। जस्ट इमेजिन 1 कॉइन 30,000 रुपए का होगा और उसका फेस वैल्यू 1 लाख, बट स्टिल 30,000। तो इंडिया लेवल पे कितने सिक्के छापने पड़ेंगे? जस्ट इमेजिन। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्कुलेशन को फैसिलिटेट करने के लिए। दिमाग सुन्न हो जाएगा, बुद्धि चकरा जाएगी, पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज कि अगर से फॉर एग्जांपल ये इंट्रोड्यूस हुआ कि चलो सरकार ने जो है वो कुछ भी करके सरकार ने, मोदी सरकार ने इश्यू कर दिया, तो गोल्ड स्मिथ जो है वो क्या करेंगे? कुछ भी करके ऐसे सिक्के जो है वो छापना शुरू करेंगे कि सरकार को 30,000 में परवड़ता है, ओके, तो सरकार जो है वो मेटल जो है वो उसका थिकनेस जो है वो कम करेगी। सरकार अगर वो सिक्का पतला करेगी तो 30,000 का परवड़ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए कुछ भी सरकार पतला कर सकती है। तो लोग सोचेंगे कि हम भी चलो इसको इतना पतला करके जो है वो नया सिक्का छापने का शुरू करेंगे, तो फिर तो है वो उसका वैल्यू तो 1 लाख हो जाएगा, तो 70,000 का डायरेक्ट बेनिफिट। सिंपल सी बात है। समझ में आया? और हर जगह कहां पे सरकार छापा मारेगी? बताओ, कितनी दुकान है गोल्ड की, कितनी दुकान है ज्वेलरी की, कितनी दुकान है इंडिया लेवल पे। विच इज व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज, अगर से फॉर एग्जांपल कि
आप कोई ऐसा बेवकूफी करके आंसर देता है कि भाई 1 लाख रुपए का फेस वैल्यू है तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो शायद 1 लाख 1,000 या 2,000 आए, तो सरकार को सोचना चाहिए जनता की कम्युनिटी, लेकिन 1 लाख 2,000 का वैल्यू होगा, अगर इसका इंट्रिंसिक वैल्यू होगा तो लोग क्या करेंगे, गोल्ड स्मिथ उसको मेल्ट कर देंगे। मेल्ट करने के बाद जो भी मेटल पिघलेगा वो उसका वैल्यू तो 1 लाख 2,000 या 3,000 मींस की 1 लाख से ज्यादा होगा, तो उसको जो है वो सेल आउट करो, तो दोनों तरफ से सरकार को मार पड़ेगी, विच इज व्हाई ये वो जो पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन पॉसिबल नहीं है। और मेटल के प्राइस, आप मेटल का पूरा मार्केट देखो, तांबे पीतल का मार्केट देखो सर कितना हाई हो गया है, बिकॉज ऑफ अनदर थिंग इज व्हाट कंपेयर विद द पॉपुलेशन, तो कितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के हिसाब से जो वो छापना पड़ता है, इसकी वजह से जो वो फॉर्म्स ऑफ करेंसी चेंज हुआ। इज दैट क्लियर? सो मेटालिक मनी, as the spread of human civilization, it was not possible to keep metal in the form of currency, which is why it was changed. Another thing is what यहाँ पे जो है बुक में वगैरह में लिखा है कि 1930s के बाद जो है वो गोल्ड रिजर्व रखना पड़ता था, 100% गोल्ड रिजर्व रखना पड़ता था। ओके, तो ये 1930 के बाद ही क्यों हुआ? क्योंकि 1929 में इट वाज ग्रेट डिप्रेशन। 1929 year is passed from ग्रेट डिप्रेशन, तो ग्रेट डिप्रेशन के बाद इकोनॉमी पूरा का पूरा हिल गया था। तब सभी सरकार को पता चला कि जितना भी करेंसी है उसके ऊपर करेंसी रिस्क भी आ जाएगा, तो करेंसी रिस्क से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू कीप सम पर्टिकुलर गोल्ड रिजर्व to strengthen the value of the currency. Is that clear? So likewise बहुत सारे changes economy में आए, and then after paper money introduced, पेपर मनी जो इंट्रोड्यूस हुआ, ओके, तो उसमें क्या था कि इसका भी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू होता ही है। 2,000 रुपए का नोट जब सरकार ने छापा एट द टाइम, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू 17 रुपया था, 17 रुपीस, 17 रुपीस इंट्रिंसिक वैल्यू, एंड उसका फेस वैल्यू था 2,000 रुपया। ओके, तो इट डजंट मीन दैट कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं है। क्यों? 17 रुपीस इज नथिंग इन कंपेयर विद दी 2,000, ऐसा नहीं है। वो तो नोट इतने सारे छापती है सरकार, विच इज वाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज डाउन। नहीं तो पेपर खरीदना जर्मनी से, दूसरे बहुत सारे कंट्री से, 3 कंट्री थे, मुझे सिर्फ एक जर्मनी का ही अभी याद है, दूसरे 3 कंट्री में से पेपर आता है, उसके बाद वो डिजाइन पास ऑन होता है, कलर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी मैनेज, एंड देन आफ्टर दे प्रिंट द करेंसी। यू जस्ट इमेजिन द प्रोसेस। तो प्रोसेस इज नॉट दैट इजी, समझ में आया? तो 17 रुपीज है, इट डजंट मीन दैट कि आप इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं, ऐसा बोलो। ये 10 रुपए का नोट जो है वो अगर से फॉर एग्जांपल सरकार 1.5 रुपए में छापती है, इट डजंट मीन दैट कि इंट्रिंसिक वैल्यू 1.5 रुपया मींस कि नो इंट्रिंसिक वैल्यू इन द पेपर नोट, दैट इज व्हाई सरकार ने पेपर नोट इंट्रोड्यूस किए। नहीं, ऐसा नहीं है। एजर्सन रीजन में अगर पूछा जाता है तो ध्यान रखना, समझ में आया? पेपर नोट इंट्रोड्यूस क्यों किए? Not to avoid the difference between intrinsic value and face value, to increase the gap between face value and intrinsic value, the paper money was introduced. Another thing is what? Population was increases too much. By keeping that in view, more and more currency is required in circulation. And because of that reason, paper was very easy, which is why it was replaced from the metal. समझ में आया? उसके ऊपर नंबर वगैरह जो पूरा का पूरा सीरीज छापती है आरबीआई।
अनदर थिंग इज व्हाट, उसको लीगल स्टेटस दिया। आरबीआई गवर्नर जो है सिग्नेचर करके जो है वो लीगल स्टेटस दिया। तो ये सब जो है वो कॉन्सेप्ट्स है, दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट नीड टू कीप इन माइंड। देन आफ्टर बैंक एंड क्रेडिट मनी, तो एज द बैंक इंक्रीजेस, नंबर ऑफ बैंक इंक्रीजेस, क्योंकि जो है वो इकोनॉमी इंक्रीज हुआ 1970s 80s के बाद जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए पता चला कि भाई इनफॉर्मल सेक्टर ज्यादा है, फॉर्मल सेक्टर को डेवलप करने के लिए बैंकिंग सेक्टर तो चाहिए ही चाहिए। ओके, तो बैंक जो है वो पूरा का पूरा इकोनॉमी का जो है वो क्या है कि एक सपोर्टिव सिस्टम है। अगर इकोनॉमी को सपोर्ट करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, इन ईच एंड एवरी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, देन बैंक इज मस्ट। तो उसके बाद जो है वो ये सब एक्सचेंज को देख के बैंक ने जो है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह इंट्रोड्यूस किया। आज तो वो मींस ऑफ कम्युनिकेशन इतने सारे डेवलप हो गए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका है। तो गूगल पे आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हो, समझ में, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन को इंट्रोड्यूस क्यों किया सरकार ने? टू रिड्यूस द डेप्रिसिएशन ऑन द करेंसी, क्योंकि 200 रुपए का, 10 रुपए का, 100 रुपए का नोट जो है वो आप जितना यूज करते हो, 50 रुपए का नोट, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। अनदर थिंग इज व्हाट, फेक नोट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द टेररिस्ट ग्रुप। So to save the country from this kind of risk, digital payment system method was introduced. Is that clear? So that was the bank money. तो चलो यहाँ तक क्या है, यहाँ पे इवोल्यूशन जो है हमने खत्म किया। अब नेक्स्ट जो है इसके बाद का जो है वो definition of money। सबसे पहले जो देखो लीगल डेफिनेशन, लीगल डेफिनेशन क्या है? मनी इज व्हाट मनी डज। ये सिंपल है, money is what money does, simple legal definition। दूसरा जो लीगल डेफिनेशन में आप कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो लिख सकते हो कि लीगल डेफिनेशन, what the law proclaims it, what the law proclaims it to be money। मीन्स कि कोई भी पर्टिकुलर नोट है, ये 100 रुपए का पत्ता है, ओके, तो इसके ऊपर जो है वो आरबीआई गवर्नर का सिक्का साइन है, समझ पाए? या और यहाँ पे लिखा है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, उसके बाद जो है वो आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर। इज इट क्लियर? विच इज व्हाई इट इज नोन एज द लीगल टेंडर। एंड ये जो है ये प्रोविजरी नोट्स जाना जाता है बाय लॉ पॉइंट ऑफ व्यू, कायदे के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नोन एज प्रोविजरी नोट्स। इज दैट क्लियर? बिकॉज इट इज प्रोमिस्ड बाय आरबीआई गवर्नर। अंडरस्टैंड हुआ? विच इज व्हाई इट इज ट्रस्टवर्दी। एंड इसके ऊपर हर लोग जो है वो each and everyone can trust, and it is used as very easily in the form of exchange, okay, in against the commodity and all that। कोई भी जो है वो मना नहीं कर सकता इसको एक्सचेंज में एक्सेप्ट करने में। no one can denied to accept the money। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर चीज लेने जाते हो, बोलेंगे कि नहीं ये 100 रुपया मैं नहीं लूंगा, समझ में आया? तो ऐसा नहीं कर सकता, इट इज इलीगल। इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि इसको कायदा की रीते कायदे के हिसाब से जो है वो इसको लीगल स्टेटस दिया है। इट इज ऑल्सो नोन एज फिएट मनी। अभी मैंने जो अभी बोला, क्यों? क्योंकि इट इज issued by the government with
by an authority undersigned by the government. That is why it is also known as fiat money. अब जो है अब लीगल टेंडर जो है, लीगल टेंडर में दो पॉइंट है, एक लिमिटेड लीगल टेंडर एंड दूसरा अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अब लिमिटेड लीगल टेंडर जो है ना, वो क्या है कि भाई लिमिटेड, यहां पे लीगल टेंडर लिखता हूं ताकि आपको याद रहे। लिमिटेड लीगल टेंडर में क्या है कि 1 रुपए का नोट है, ₹1 कॉइंस, उसका कुछ अगस्त या 2011 कंफर्म है, 2011 अगस्त में था। अगस्त में इसका कॉइनेज बिल पास हुआ, कॉइनेज बिल पास हुआ था। मीन्स व्हाट कि 1 रुपए का सिक्का जो है उसका आप 1000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। 1000 से ज्यादा आप किसी को दे नहीं सकते। समझ में आया? पेमेंट के तौर पे। तो ये कॉइनेज बिल जो है वो पास किया था, ये याद रखना है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर में इसके अलावा जितने भी ऊपर के करेंसी है, ₹2, ₹5, ₹10, ओके, 20, 50, 100, 200 एंड 500, ये जितने भी है ट्रांजैक्शन में यूज हो सकते हैं, कितने भी आपको यूज करने हो। सो दैट इज द अनलिमिटेड लीगल टेंडर, लिमिटेड लीगल टेंडर। इसके बाद का स्लाइड ले लेते हैं। नॉन लीगल टेंडर, अब क्या ये नॉन लीगल टेंडर जो है ना, उसमें क्या होता है कि मनी के अलावा ऐसे इंस्ट्रूमेंट है विच आर कंसीडर्ड क्लोज मनी, मींस क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी, मींस चेक, डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड डिपॉजिट नहीं, डिमांड ड्राफ्ट। यहाँ पे मैं डीडी लिखूंगा तो आपको किसी को लगेगा डिमांड डिपॉजिट है, नहीं, डिमांड ड्राफ्ट है। ओके, ड्राफ्ट जो है वो भी चेक जैसा ही होता है, लेकिन उसमें प्रोसीजर जो है वो अलग होता है। आप किसी से भी पूछ सकते हो, वो अभी मैं डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज चेक एंड व्हाट इज ड्राफ्ट, अदरवाइज जो है वो ये टॉपिक उल्टा हो जाएगा। एंड तो ये जो है ये क्या है कि इंस्टेड ऑफ मनी वी कैन यूज दिस, एंड इसके ऊपर जो वो ट्रस्ट होता है। समझ में? अगर मैं किसी को पेमेंट देता हूं या मुझे कोई पेमेंट देता है चेक पे, ओके, चेक देता है पेमेंट के तौर पे, मुझे 1 लाख रुपया लेना है और वो जो है वो बंदा मुझे चेक देता है, उसका अंडरसाइन करके मुझे चेक देता है, भाई एचडीएफसी बैंक का मुझे चेक मिला और सेल्फ का चेक है, तो मैं वहां पे एचडीएफसी में जाके ये चेक दिखाऊंगा और मुझे 1 लाख रुपया मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये एक क्या है, फिड्यूशियरी मनी। विश्वास के ऊपर जो है वो ट्रांजैक्शन हुआ। इज दैट क्लियर? दूसरा, फंक्शनल डेफिनेशन। नैरो वर्सेस ब्रॉड मनी। अब नैरो मनी में करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, ब्रॉड मनी में करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस सेविंग्स डिपॉजिट प्लस अदर टाइम डिपॉजिट, ओटीडी। ओके, ये ब्रॉड मनी में है। मींस की नैरो मनी में करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट मींस की आप करेंसी सर्कुलेशन में यूज होता है। समझ में? सर्कुलेशन पॉसिबल है, तो लोकल एरिया में जितना करेंसी होगा उतना जो है वो सर्कुलेशन में जाएगा। तो सर्कुलेशन में जो भी होता है, डिमांड डिपॉजिट में जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है बैंक में से विड्रॉ कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। तो वो जो है उसको भी जो है वो नैरो मनी में क्यों यूज किया? बिकॉज इट इज गोइंग टू सर्कुलेट इन द लोकल मार्केट, व्हिच इज व्हाई इट इज नोन एज नैरो मनी। ब्रॉड मनी मींस कि आपने अगर कहीं पे डिपॉजिट कर दिया तो वो पैसा एल्सवेयर बैंक लोन के तौर पे देगी,
तो जैसे ही वो लोन के तौर पे पैसा यूज हुआ, इसका स्कोप ब्रॉड हो गया, विच इज व्हाई इट इज ब्रॉड मनी। इज दैट क्लियर? जहां पे जो है वो बड़ा स्कोप है, इन्वेस्टमेंट है, लैंडिंग है बैंक का, ये सब जो है तो वो ब्रॉड मनी में जाएगा। तो उसके लिए अदर टाइम डिपॉजिट्स मींस कि टाइम के हिसाब से जब टाइम मैच्योर होता है तभी आपको पैसा वापस मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा। इसीलिए जो वो टाइम डिपॉजिट लिखा गया है। सेविंग्स डिपॉजिट में भी ऐसा होता है। डिमांड डिपॉजिट आपके डिमांड के हिसाब से आप विड्रॉ कर सकते हो, विच इज व्हाई इट इज डिमांड डिपॉजिट, और इसी के हिसाब से ये नैरो में आता है और ये जो ब्रॉड में आता है। समझ पाया? मनी एंड नियर मनी का कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही है। ओके, तो वो अभी शॉर्ट है कि जो भी अपने आगे आगे जो डिस्कस किया उस सेम काइंड ऑफ पर्टिकुलर है कि भाई मनी एंड नियर मनी की जो पैसा है, और नियर मनी मींस की जो चेक, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह जो है हम यूज करते हैं। कभी कभार क्या है कि कोई पर्टिकुलर स्टेट में वगैरह में जो अभी भी गोल्ड का इतना इंपॉर्टेंस है कि पैसों की जगह अगर तुम्हारे पास गोल्ड है तो गोल्ड को भी वो नियर मनी कंसीडर करते हैं कि गोल्ड को डायरेक्टली बेच के हम पैसा ले सकते हैं। समझ में आया? तो ये सब जो है वो नियर मनी में आएगा। नाउ अब देखते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। उससे पहले अभी बार्टर सिस्टम जो है, बार्टर में कितना प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम्स इन बार्टर। बार्टर सिस्टम क्या है वो उसका इंट्रोडक्शन में नहीं दे रहा हूं यहां पे, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आगे मैंने एक्सप्लेन किया इंट्रोडक्शन में फेस वैल्यू इंट्रिंसिक उसमें बार्टर सिस्टम का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आ गया। ओके, अब बार्टर सिस्टम में सबसे पहले क्या था? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड जो है वो जनरली क्या है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड में x एंड y ये दो से फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन में है, x के पास व्हीट सरप्लस में है। ओके, x has wheat surplus and he is in need of rice का जरूरत है, और यहां पे y जो है y को राइस चाहिए, सॉरी y के पास राइस सरप्लस में है और इसको व्हीट चाहिए, तभी जाके ये पॉसिबल होगा। Is that clear? Not otherwise. This is the double coincidence of bond. Means लिखना कैसे है? Whenever the x particular person like x has wheat in surplus and he is in need of rice, in the same way the transaction is possible only when the opposite person y has rice in surplus and he is in need of wheat, then only the transaction is possible. If it is not the same, if this particular match is not there, then immediately search cost increases. Is that clear? जिसको जिसकी ज्यादा जरूरत है उसके लिए उसको दूसरे गुड्स में जो है वो टर्न करना पड़ेगा। समझ में आया? So that is why search cost, trading cost increases. Is that clear? And because of these two costs, disutility of waiting arises. ये एजर्सन रिजल्ट में पूछा जा सकता है, समझ में? ट्विस्ट करके ड्यूरिंग बार्टर सिस्टम अगर एजर्सन ऐसा लिखते हैं,
अगर assertion ऐसा लिखते हैं, during barter system this utility of waiting occurred because of goods deteriorate. Reason: deterioration of goods was not only the problem, but in actual search cost and trading cost results into this utility of waiting. Is that clear? तो इसमें क्या होगा? Reason assertion is wrong, reason is right. समझ में आया? तो this was the particular this kind of question can be asked. Okay? तो ये आपको ध्यान में रखना है. Is that clear? Double consider more than unit of value, lack of unit of value means during barter, once the particular exchange ratio is declared in any particular region or state or any particular town, then after you have to make transaction in that particular exchange ratio only. Means ki 1 kg of wheat is equal to 2 kgs of rice. ये हो गया. तो अब किसी को जो है वो 500 kgs चाहिए, व्हीट का रिक्वायरमेंट है. ओके, तो उसमें नहीं, उसको यही ट्रांजैक्शन जो है वो इसमें ही करना पड़ेगा. समझ में आया? Whereas the money introduced immediately unit of value means कि अगर आपको 100 ग्राम चाहिए तो 100 ग्राम का भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो. जितना चाहिए उतना ही खरीदो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है तो जाने दो. लेकिन ये एक्सचेंज जो चलता था, तो एक्सचेंज में क्या था? whatever the particular exchange ratio is declared, तो in the same particular exchange ratio each and everyone has to accept. कम रिक्वायरमेंट हो, ज्यादा रिक्वायरमेंट हो, जो भी हो, ये एक्सचेंज रेशियो के हिसाब से ही चलेगा. समझ में? सो दैट वाज द प्रॉब्लम. दिस इज कॉल्ड यूनिट ऑफ वैल्यू. अनदर थिंग इज व्हाट कि अगर मार्केट में 1000 गुड्स है, 1000 नंबर ऑफ गुड्स है, ओके, तो उन सबको जो है वो अदर 999 में एक्सप्रेस करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? इसको सॉल्व करने के लिए वो क्या करते थे? वो कॉमन पर्टिकुलर एक जो है ना ये यूज करते थे. काउ, सी सेल्स, पर्ल्स वगैरह जो है वो आगे हमने देखा ना, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो पे यूज करते थे. देखो यूनिट ऑफ वैल्यू डेवलपेबल क्वांटम ने देखा. देन आफ्टर डिफर्ड पेमेंट, लेक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. स्लाइड ले लेता हूं. लेक ऑफ standard of deferred payment means कि future payment is not possible. Future payment not possible during barter. Okay? Future payment why it is not possible? Because कि अगर आप आज exchange करते हो कोई भी और बोलो कि भाई मैं
3-4 दिन के बाद जो है वो ये पर्टिकुलर गुड्स जो आपको दे देता हूँ, so that was not possible because what if the commodities will get deteriorate, वो बिगड़ गया तो क्या करेंगे, समझ में आया? तो बहुत सारे चांसेस थे, बहुत सारे डेंजर्स थे, समझ में आया? तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन डिफर्ड पेमेंट पॉसिबल नहीं था, ओके। और आफ्टर द मनी इंट्रोड्यूस्ड डिफर्ड पेमेंट इज पॉसिबल। जैसे कि आज पे किसी ने 10,000 रुपये लिया है तो 3-4 दिन के बाद जो 10,000 वापिस देगा, तो ये पॉसिबल है, समझ में आया? अनदर थिंग इज व्हाट, नेक्स्ट वन, लेक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। कोई भी पर्टिकुलर चीज आप स्टोर नहीं कर सकते हो, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और वो स्टोर करने के लिए आपको जगह बहुत सारा चाहिए, उसमें रिस्क रहता है, चीजें जो वो बिगड़ जाने का, ये वगैरह वो सब रिस्क जो है, तो उसमें लॉस भी बहुत सारा आता था लोगों के पास, ओके। तो एट दैट टाइम लोग क्या सोचते थे कि भाई मिनिमम जो भी नीड्स है, तो किसी के भी घर में जो है वो एक अन्न वस्त्र, दो चीज जो है इसका अगर जो है वो सरप्लस है तो वो आदमी जो है वो सुखी है, समझ में आया? इस तरह का पूरा अर्थव्यवस्था ही ऐसा था कि अनाज जो है जितना चाहिए उतना मिल जाए, वस्त्र जो है वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो जो है वो आदमी पैसे वाला ऐसा गिनते थे। एंड जिनके भी घर जो है वो दूध, घी, मक्खन वगैरह जो है वो ज्यादा से ज्यादा रहता है, तो वो आदमी जो है उसके पास भी पैसा है, ऐसा कैलकुलेशन लोगों के दिमाग में था, ऐसी एक रूढ़ी थी, समझ में आया? तो स्टोर ऑफ वैल्यू मींस ये आप जो है वो स्टोर नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज मनी जो है, तो फंक्शंस ऑफ मनी, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड में फंक्शंस ऑफ मनी में सामने ये जो है, ये जो भी हमने मेरी प्रॉब्लम जो है वो बार्टर सिस्टम के काउंट की, उसके सामने ये जो है मनी के फंक्शन में इसके सॉल्यूशन के बाद में हम बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फंक्शंस ऑफ मनी में मनी एज ए यूनिट ऑफ वैल्यू, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन दोनों में डिवाइड हुआ है, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी मींस कि मैंने जो एक्सप्लेन किया यूनिट ऑफ वैल्यू, तो यूनिट ऑफ वैल्यू मींस कि कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी जो है, अगर आप मुझे 100 ग्राम चाहिए तो 1 kg का अगर 100 रुपया है तो 100 ग्राम का 10 रुपया, तो दैट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ वैल्यू। तो ये जो है ये प्राइमरी फंक्शन में आता है, यूनिट ऑफ वैल्यू। इट इज पॉसिबल, इज दैट क्लियर? तो आपको ऐसे लिखना है, से फॉर एग्जांपल करके, each and every particular commodity can be expressed in terms of money by mentioning the price on it, okay? And उसके बाद एग्जांपल में लिखना है कि if there is a particular commodity which has the price of 100 rupees per kg and any particular person is in need of 200 gram, 300 gram, then easily we can calculate 30 rupees, 20 rupees. Is that clear? So unit of value is possible after introducing money. Is that clear? दूसरा पॉइंट जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, मीडियम ऑफ एक्सचेंज में आप जो भी पेमेंट जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इट्स सॉल्व्ड हियर। एनी पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज कैन बी एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ with the help of money. Is that clear? डबल कंसिडर बॉन्ड्स का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहां पे। तो ये हो गया, जिससे सर्च कॉस्ट, ट्रेडिंग कॉस्ट इज अवॉइडेड, समझ में आया? अब सेकेंडरी फंक्शन जो है उसको देखते हैं। तो सेकेंडरी फंक्शन में क्या क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट,
मींस कि फ्यूचर पेमेंट इज पॉसिबल। दूसरा जो है मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। देखो अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा बहुत डीप में। स्टोर ऑफ वैल्यू ऐसा नहीं लिखा कि मनी कैन बी स्टोर्ड, स्टोर ऑफ वैल्यू लिखा है। एज द पैसेज ऑफ टाइम, 1,00,000 रुपए का आज जो वैल्यू है, 1 साल के बाद वो वैल्यू गिरेगा। मीन्स व्हाट, आज जो चीज में 1,00,000 रुपए की खरीदता हूं, 1 साल के बाद वही चीज खरीदने के लिए मुझे 1,00,000 से ज्यादा पे करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? मीन्स कि पैसे की वैल्यू गिरती है एज द पैसेज ऑफ टाइम। So store of value means what? If you will park your money in a particular fixed deposit or stock market or gold in the form of investment, then its value will appreciated. Means कि 1,00,000 में से 10,00,000 हो सकता है, 10,00,000 का 20,00,000 हो सकता है, समझ में आया? एप्रिसिएशन हो सकता है, which is why यहाँ पे लिखा है store of value. Is it clear? तो ये मनी इन्वेंट होने के बाद ये पॉसिबल है। बार्टर सिस्टम में इट वाज नॉट पॉसिबल। नाउ दूसरा जो है वो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि भाई ये लिखने के बाद लिक्विडिटी एंड सेफ्टी दोनों पर्पस जो है इसके हिसाब से स्टोर ऑफ वैल्यू जो है वो सर्व करता है। Means कि whenever the particular person is in need of money, store liquidity, तो cash on hand is possible. And safety, पैसा जो है वो पहले क्या था करते पता है, गाड़ के रखते थे, जमीन में गाड़ के रखते थे कि जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी निकाल लेंगे, ओके। लेकिन बैंक ने बैंकिंग सिस्टम में ये दोनों को फोकस किया कि लोगों को पैसा जब चाहिए तब मिलना भी चाहिए, जब मिलेगा वो सहूलत देंगे तभी जाके यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो सब लोग जो है वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। समझ में आया? जब एटीएम नहीं थे तब लोग यही कंप्लेन करते थे कि भाई बैंक में खाता क्यों खुलवा है, हमारे पैसे लेने के लिए हमें लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। दैट वाज द कंप्लेंट बाय मैक्सिमम पॉसिबल पीपल। दैट इज व्हाई इकोनॉमी इनफॉर्मल सेक्टर में था। तो उसको फॉर्मल करने के लिए बैंकिंग सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ, सर्विसेज जो डेवलप हुआ और टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम पॉसिबल यूज किया। एटीएम आया, उसके बाद ये सब जो है वो चेंजेस हो गए। मींस की लिक्विडिटी एंड सेफ्टी दोनों जो है वो बैंक प्रोवाइड करती है, व्हिच इज व्हाई नाउ पीपल आर रेडी टू डिपॉजिट देयर मनी विद द बैंक। अब जेब में रखना अच्छा नहीं लगता लोगों को, बैंक में रखो कभी भी जो है पेमेंट कर देंगे। इज दैट क्लियर? सो लाइकवाइज यहाँ पे जो है ये मैक्सिमम पॉसिबल पोर्शन जो है वो इस चैप्टर का खत्म किया। और लास्ट जो है, लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। उससे पहले पॉइंट कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। अब कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई जो है उसमें सबसे पहले करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स। ये दो पॉइंट कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई में आते हैं। समझ में आया? अब करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक मींस की जितना पैसा इन द फॉर्म ऑफ करेंसी लोगों के पास, वॉट एवर द करेंसी, अमाउंट ऑफ करेंसी होल्ड बाय जनरल पब्लिक in the form of money, rupee 1, rupees 2, rupees 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500. Okay, all this is considered as the first particular components of money, जिसमें जो है वो 1 rupee नोट आता है। 1 rupee नोट is issued and undersigned by finance ministry, and बाकी के जो भी
₹1 से ज्यादा के नोट है, ऑल दैट पर्टिकुलर करेंसी इज इश्यूड एंड अंडरसाइंड बाय आरबीआई। ओके, ये ध्यान रखना। अब जो है वो डिमांड डिपॉजिट, whatever money we are depositing into the bank in the form of demand deposit, कि जब भी हमें पैसों की जरूरत पड़े हम विड्रॉ कर सकते हैं, that is included in the money supply। Money supply includes demand deposit held by general public। अब यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, मनी सप्लाई में क्या इंक्लूड नहीं होगा, इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द मनी सप्लाई। इंटर बैंक डिपॉजिट मींस व्हाट, अगर एक्सिस बैंक ने 100 करोड़ रुपए का डिपॉजिट जो है वो एसबीआई में रखा है, so that is called interbank deposit, this will not include whenever government is calculating total money supply। ये दिमाग में रखना, समझ में आया? ऐसा रीजन के ऐसे क्वेश्चन में ही आपको कंफ्यूजन क्रिएट करवाते हैं। मैंने आपको शॉर्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लिया है। नाउ द मेजर्स, लास्ट स्लाइड ऑफ दिस चैप्टर, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई जो है वो मेजर कैसे होता है, कैसे काम करते हैं? तो सबसे पहले M1, M2, M3, M4, ये दो जो है वो नैरो मनी में आता है, और M3 एंड M4 जो है वो ब्रॉड मनी में आता है। क्योंकि यहां पे ब्रॉड मनी जैसे इसका स्कोप बढ़ जाएगा, M3 M4 में जो भी आएगा उसका स्कोप बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट होगा। समझ में आया? नैरो मनी मींस की करेंसी इन सर्कुलेशन। इज दैट क्लियर? तो M1 स्टैंड्स फॉर करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स, and other deposits में institutional deposits other deposits with RBI, वो सब जो है वो include होगा। Then M2 is equal to M1 plus saving deposits with the bank and with the post office, with the bank and post office। okay, M3 is equal to M2 हमने देखा, हाँ M3 जो है वो ब्रॉड मनी, तो M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स। अब नेट टाइम डिपॉजिट जो ब्रॉड मनी में कैसे है, क्योंकि ये टाइम डिपॉजिट, देखो यहाँ पे अदर डिपॉजिट मींस नॉट टाइम डिपॉजिट, ये मैच्योरिटी के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो मैच्योरिटी के हिसाब से पैसा मिलेगा, मैंने अगर 10 साल के लिए 10 लाख रुपया बैंक में रखा है, ओके, तो मुझे 10 साल के बाद ही वो डबल मिलेगा। समझ में? दिस इज व्हाट नेट टाइम डिपॉजिट। समझ में? तो वो ब्रॉड मनी में आएगा M3 में। एंड M4 मींस M1 plus total deposits with the post office excluding NSC certificate, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। क्यों? क्योंकि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है उसका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है, एक ही पर्टिकुलर स्कोप एरिया में होता है, उसका ब्रॉड स्कोप नहीं है, विच इज वाई ये ब्रॉड मनी में कंसीडर नहीं होगा। तो एनएससी सर्टिफिकेट में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, इट इज नॉट गोइंग टू कैलकुलेट इन द मनी सप्लाई।
interbank deposit is not going to consider in the money supply. Is it clear? तो आज का ये चैप्टर जो है वो खत्म हुआ. वन शॉट मैक्सिमम पॉसिबल शेयर करना. इसके साथ में एक दूसरा इंट्रोडक्शन का वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ जो टॉपिक ऐसा है सबके लिए, मीन्स कि जनरल लोगों को नॉलेज मिले इस तरह का इंट्रोडक्शन का, फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू का मैं अलग से एक वीडियो 4 मिनट का या 3 मिनट का अपलोड करने वाला हूं, तो वो भी आप शेयर करना. यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ. आप बहुत ही अच्छा शेयर करते हो, मुझे यूट्यूब मैसेज भी डालता है. थैंक यू वेरी मच. लव यू ऑल. थैंक यू.